हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 27 अगस्त की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। आने वाले थोड़े से समय में ही हम लोग आज की सारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ से अप टू डेट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे हाई पावर एमसीक्यूज़। ठीक है दोस्तों, इसके पहले कि हम न्यूज़ में जाएँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोज़ में क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि वो मेरे चैनल को वो आके सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। आज के सबसे पहले एमसीक्यूज़ में देखते हैं। हाई पावर एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यू है, पुलिकल्ली इज व्हाट? ए नेशनल अवार्ड विनिंग तेलुगु प्ले, बी ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, सी फोक टाइगर डांस इन केरला और डी तमिल न्यू ईयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ए प्रतीक्षा, बी सुरक्षा, सी तितिक्षा और डी अभीप्सा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब was recently tested by who? A. United States of America, B. Russian Federation, C. North Korea और D. China। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन इंडिया स्टार्टेड इन A. 2000, B. 2001, C. 2002 और D. 2003। इनके आंसर्स आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे और प्लस वीडियो के दौरान इन सारी न्यूज़ को हम कवर भी करेंगे। सो देर आर दीज न्यूज़ एंड अलॉट मोर टू बी कवर्ड। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं वीडियोज़ में बताता हूँ जो कि आप सिर्फ हेडिंग या स्लाइड पढ़ के नहीं जान पाएंगे, जो कि एग्जाम के समय एमसीक्यू में आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर्स कैप्सूल में। पहला कैप्सूल है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द 30% कट इन द सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 थ्रू 12। जैसा कि मैंने आपको बताया, द हिंदू में रोज़ उड़ीसा से रिलेटेड एक न्यूज़ आती ही है। आज ये न्यूज़ आई है कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लास 1 से लेकर 12 तक स्कूल के पूरे सिलेबस को 30% कट कर दिया है। इस नज़र में कि अभी तक स्कूल तो चालू हुए नहीं है, पता नहीं कब चालू होंगे। उसके बाद बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा के उनसे एग्ज़ाम लेना गलत होगा, वो उसका पर्पस सर्व नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पूरे स्कूल का ही सिलेबस 30% कट कर दिया है। दूसरा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2020, जो कि डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। ठीक है, ये एक ओरिजिनली डच नॉवल थी, डच यानी हॉलैंड की नॉवल थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। डच में जो उनकी ओरिजिनल ऑथर थी मैरिकी ल्यूकस रेनेवेल्ट। ठीक है, नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, अजीब तो नहीं कहना चाहिए, अलग है। रेनेवेल्ट नाम से याद रखिए, मैरी जैसा ही नाम है, मैरिकी ल्यूकस रेनेवेल्ट। ठीक है, इनको बुकर पुरस्कार मिला है, ये आप याद रखिए। जनरली हर साल का बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, कोई किसी को फुटबॉल में अगर गोल्डन बूट ऐसा मिला है वो पूछ लेता है। यूपीएससी में नहीं भी पूछेगा, किसी न किसी एग्जाम में आप इस साल जितनी भी एग्जाम्स देंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसमें से एक ना एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि बुकर प्राइज इस साल किसको मिला है या किस किताब के लिए मिला है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, याद रखिए, मैरिकी ल्यूकस रेनेवेल्ट को मिला है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, मैन बुकर प्राइज जो थी वो पहले से मिलती आई थी, वो कॉमनवेल्थ के देशों में दी जाती थी। कॉमनवेल्थ यानी क्या? यानी वो देश, इंग्लैंड, और साथ ही साथ वो देश जहां इंग्लैंड का राज कभी चलता था, उनको मिला के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता है, उसमें दिया जाता था। और आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे, ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे हैं, बट दे हैड डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एज सच पॉलिटिकली, पर एज सच वहाँ भी ब्रिटिश राज रहा है। वहाँ के लोग भी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, क्योंकि ये सामने आपकी स्लाइड भी अंग्रेजी में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, वैसे उनके यहाँ भी है। तो उनको मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता था, पर इन्हीं देशों तक सीमित था। तो फिर कुछ साल पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ चालू की गई, वो दुनिया भर के पूरे ऑथर्स जिनकी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हो, उन तक ये बात ओपन कर दी गई। तो ये इंटरनेशनल मैन बुक का प्राइज़ जो है वो मिला है मैरिकी ल्यूकस रेनेवेल्ट को। ठीक है, ये आप याद रखिए। प्रतीक्षा जो है वो है पहला मेरीन एम्बुलेंस लॉन्च बाई केरला गवर्नमेंट, तो ये आपको मिल गया जवाब आपके एमसीक्यू का। उसके बाद रशिया ने डेटोनेट किया है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब, और ये साबित करने के लिए कि हमने किया है या किस लिए नहीं पता, उन्होंने 40 मिनट की वीडियो भी रिलीज़ कर दी। ठीक है, इसका नाम उन्होंने रखा है जार बॉम्ब। जार यानी पहले के समय में, बहुत पहले भी नहीं, आपको 1917 के पहले तक रशिया पूरे रूस के साम्राज्य पे बहुत बड़ा हुआ करता था, रशियन एम्पायर। उस पे जो राजवंश, जिस राजवंश का शासन हुआ करता था, उन्हें जार कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ के राजा को जैसे हमारे यहाँ सम्राट कहा जाए, राजन कहा जाए, है ना, या बादशाह, सुल्तान ऐसे कहा जाए, तो वहाँ रूसी भाषा में उनके वहाँ के राजा को जार कहते थे। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिए, जार बॉम्ब, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। ये हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब थे उनके नाम भी याद रखिए। जनरली इस साल कितने तो साल हुए हैं, मेरे ख्याल से 75 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे। लिटिल बॉय और फैट मैन उन बमों के नाम थे।
ठीक है, तो उनके से 3333 गुना ज़्यादा पावरफुल ये हाइड्रोजन बॉम्ब है। ठीक है, मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसा बम ये बना रहे हैं जिसे गिरा के धरती में ही सुराख कर देंगे। यहाँ गिरा है वो धरती के उस साइड से निकल गया। ठीक है, इतने खतरनाक वेपन बनाने का क्या मतलब है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की पहले न्यूज़ की तरफ। इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशियन एक्सरसाइज, पाक में ऑल्सो ज्वाइन। मतलब अब इस पे हंसे या रोए या गुस्सा हो या आश्चर्य करें या गर्व करें, आप खुद तय कर लीजिए कि अब रूस में ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, जिसमें भारत और चीन की मिलिट्री तो साथ में प्रैक्टिस करेगी, वहाँ जाके वहाँ पाकिस्तान भी आ सकता है। तो मतलब अब बच क्या गया मुझे तो नहीं पता। ठीक है, पता नहीं, अब जो भी है यही है। तो आपको इसका ये हो सकती है, ये एलएसी में हमारा भारत चाइना का जो तनाव हुआ है उसके बाद पहली बार दोनों के ट्रूप साथ में कहीं एक्सरसाइज करेंगे। जो तनाव हुआ है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, दौलत बेग ओल्डी से लेके वो जो हाईवे वहाँ पर बनने वाली थी और इस तरह के जो पूरे एरियाज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ के रखना चाहिए। मैं हर वीडियो में एक बार बोल ही देता हूँ, उस पर गारंटी से क्वेश्चन आने वाला है। नॉर्थ से साउथ अलाइन करिए, ईस्ट से वेस्ट अलाइन करिए, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन है, पर अगर ये आपने बना लिया तो इजी क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। बिल्कुल उसको पढ़ के रखिए। इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिए, काउकास नाम है। ठीक है, अभी भारत और अमेरिकी नेवी ने, भारतीय और अमेरिकी नेवी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी, पैसेज एक्सरसाइज, उसका नाम पैसेक्स था। ठीक है, ये रूस के साथ जो भारत चाइना पाकिस्तान रूस चारों मिलकर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस लिहाज से, इसका नाम काउकास है। ठीक है, तो इसके नाम से आप याद रखिए। ये भी बोला गया कि चाइना ने कंफर्म कर दिया, पाकिस्तान भेजने वाला अभी तक कंफर्म नहीं किया है। इंडिया से 180 ट्रूप्स जाएंगे, जिसमें कि 180 ट्रूप्स इन्फेंट्री बटालियन के होंगे, 40 एयरफोर्स के होंगे और 2 नेवी के ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 13,000 ट्रूप्स आके प्रैक्टिस करेंगे। चाइना अपने नेवल सरफेस कॉम्बैटेंट्स भेजेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है आप खुद ही सोच लीजिए। नेवी के लोग हैं जो सरफेस पे लड़ते हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली ऐसी फोर्स बनाई हुई है जो जहाज से जाके कहीं पे तुरंत लॉन्च कर दे, ज़मीन पर उतर के हमला करने लगे। भारत में इस तरह की कमांडो फोर्स है, उनको मार्कोस कहते हैं, मरीन कमांडोज। ठीक है, 2018 तक जो है बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज में आके पार्टिसिपेट करते हैं। ये काउंटर टेररिज्म और इस तरह से पहाड़ी जगहों पर और ठंडी जगहों पर कैसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए जाएंगे, वो उसके लिए ये किया जाता है। 2018 में वॉस्टॉक करके एक्सरसाइज था, उसमें चाइना और मंगोलिया ने पार्टिसिपेट किया था। फिर पिछले साल एक्सरसाइज सेंटर हुआ था, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और साले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, लिस्ट चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, इंडिया ने भी एससीओ पीस मिशन एक्सरसाइज हुआ था 2018 में, और 2019 में पहली बार इट वाज इन्वॉल्वड इन अ स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइज एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज सेंसर। ठीक है, मतलब कुल मिला के नॉर्मल एक्सरसाइज से ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज थी, ऐसा मान के चलिए। इसके क्या होगा कि रियल टाइम ट्रेनिंग टू काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म इन द नॉर्दर्न एंड कॉकेशस रीजन। अच्छा, एक बात आप सोचिए कि कॉकेशस जो पहाड़ है, जहाँ वाइट लोग जो है उन्हें कॉकेशियन कहा जाता है, श्वेत लोग जो हैं। ठीक है, तो यूरोप में कॉकेशियन पहाड़ है, माना जाता है दुनिया भर के श्वेत लोग वहीं से आए हैं। नॉर्दर्न और कॉकेशस रीजन में जाके आप इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ने के लिए आप वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी जिसमें भारत के सैनिक वहाँ कॉकेशस रीजन में जाके आतंकवाद से लड़ेंगे? मैं तो नहीं देखता। ये बेसिकली आपसी देशों के, मतलब एक तरह से अमेरिका के खिलाफ घेरेबंदी वाली ये पूरी बात है, उसके खिलाफ एक तरह से मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने की बात है। ठीक है, इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन भी होंगे अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर, ऐसा बताया गया। अगली न्यूज़ पे आते हैं। सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डिलिमिटेशन पे लॉ को अमेंड करने वाली है। इस पर हम 2 बार पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को अमेंड करना है। ठीक है, क्या है मामला पूरा मैं आपको बताता हूँ। डिलिमिटेशन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी, सबसे पहले डिलिमिटेशन क्या होती है कि लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, उनका मैप कैसे बनाया जाएगा, कौन सा इलाका कौन सी लोकसभा की सीट में आएगा, कौन सा इलाका कौन सी विधानसभा की सीट में जाएगा, ये काम एक डिलिमिटेशन कमीशन राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, उसको दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, अब क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, उस हिसाब से लोकसभा की सीटें और राज्यों की विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाने लगी। फिर ऐसा लगा कि जो राज्य जनसंख्या को सीमित करने में सफल हो रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं, उनके यहाँ तो लोग कम हो रहे हैं, लोग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना कि मान लीजिए दूसरे राज्यों में बढ़ रहे हैं। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ के लोग तो ज़्यादा लोकसभा में पहुँचेंगे, तो एक तरह से देश की सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। और जो राज्य थोड़ा ज़्यादा
इफेक्टिवली अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगा, तो देश की सरकार में कम हो जाएगा, तो ये तो उनको एक तरह से पिनलाइज करना हो गया, और जो अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करना हो गया। तो ये फैसला लिया गया 1976 से। बहुत सारे फैसले जब देश में आपातकाल लगा था 1975 से 77 के बीच में लिए गए थे, ठीक है। तो 1976 के बाद से कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऐसी नहीं की गई जिसमें कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों को बढ़ाया जाए। उसके बाद जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है उसमें सिर्फ सीटों का दायरा चेंज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। जैसे किसी राज्य से जितनी लोकसभा सीटें हैं तो उन्हीं को आपस में घटा बढ़ा के ऐसे कर देते हैं कि हर एक में लगभग बराबर बराबर लोग रहें, पर उससे कितनी सीटें लोकसभा में हैं वो नहीं बढ़ाई जाती हैं। ये 1976 की जनसंख्या के हिसाब से इसको किया जाता है, और 2026 तक फिलहाल इस पे मोराटोरियम लगाया हुआ है कि 2026 तक इसको नहीं किया जाएगा, डिलिमिटेशन को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच बीच में एक्सरसाइज होती है कि एक राज्य के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनके बीच में आपस में बैलेंस कर दिया जाए। ऐसे ना हो कि किसी विधानसभा में बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी विधानसभा में बहुत कम लोग हैं, या किसी लोकसभा में बहुत ज़्यादा लोग हैं और किसी लोकसभा सीट में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो उनको आपस में बैलेंस कर दिया जाता है। आखिरी बार ये एक्सरसाइज हुआ था 2002 में। 2002 से 2008 तक चला था। ये आपके हाई पावर एमसीक्यू का आंसर भी है, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ था कि अरुणाचल, असम, मणिपुर और नागालैंड में ये एक्सरसाइज नहीं की गई थी, क्योंकि अब उस समय जो ये किया जा रहा था एक्सरसाइज 2002 से 2008 तक, ये 2001 के सेंसस के बेसिस पे ही किया जा रहा था। जनगणना संग्रह जो किया गया था 2001 में, उसके बेसिस पे। ये अधिकतर लोगों को पता होगा, मैं फिर भी बता दूं कि आज़ादी के बाद से देखिए 1951, 61, 71, 81 ऐसे करके जनगणना हुआ करती है हमारे देश में। 2011 में आखिरी बार हुई थी, अगली बार 2021 में होगी, ठीक है। तो 2001 में जनगणना हुई, उसके हिसाब से 2002 से 2008 देखिए 6 साल लग गए। तो अलग अलग राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों को यहाँ वहाँ एडजस्ट किया गया। लेकिन अरुणाचल, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, ये नाम याद रखिए, एमसीक्यू में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इन चारों में एक्सरसाइज नहीं की गई, क्यों? क्योंकि ये जो सेंसस हुआ था इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जनगणना, बहुत सारी बातें थी। कई राज्य के लोगों का ऐसा मानना था कि दूसरे राज्य के जो ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ शरणार्थी बन के आए हुए हैं, उनको इस राज्य की जनसंख्या में मत गिनिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मत दीजिए। आसाम वालों का मानना होगा कि बांग्लादेश से आए हुए लोग बहुत सारे हैं, उनको गिन लिया गया है, मत दीजिए। बहुत सारी इस तरह की बातें थी, ठीक है। तो क्या किया गया, तो उस समय ये कानून में परिवर्तन किया गया। कानून तो भाई कहता है कि हर जगह डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो कानून में ये परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति जी को एम्पावर किया गया, अलाउ किया गया कि आप इन राज्यों में बाद में करिएगा डिलिमिटेशन, इस मामले का फैसला हो जाए तो। फिर पार्लियामेंट में ये डिसीजन हुआ कि अगली बार जब सिर्फ 4 राज्यों के लिए किया जाएगा तो एक बाकायदा डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन को दे देंगे कि भाई आप ही कर लो वहाँ का डिलिमिटेशन, ठीक है। इसका प्रेसिडेंस है, पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह के काम कर चुका है। कब? जब दिल्ली में 70 सीटें तय की गई थी 1991-92 में, दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी तब। और उत्तराखंड भी जब नया राज्य बना था तो उसको 70 सीटें सन 2000 में दी गई थी। 2000 में ही उत्तराखंड राज्य बना था, तब उसमें 70 सीटें किस हिसाब से ड्रॉ की जाएंगी ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है पहले भी। और दिल्ली को भी जब एक विधानसभा दी गई तब उसने पहले किया हुआ है। तो ये तय किया गया था कि भाई जब अगली बार से 4 राज्यों के लिए अलग से डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ही कर लेगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने ऐसा एक फरमान निकाल दिया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 6 मार्च को, कि नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा इन 4 राज्यों में डिलिमिटेशन के लिए। तो एक व्यक्ति हैं एसके मेंदिरता, जो 50 साल से इलेक्शन कमीशन के लीगल एडवाइजर हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है तब से, या लगभग उसी से 1970 से समझिए, तब से ये इंसान जो है ये इलेक्शन कमीशन को एडवाइस किए जा रहा है। तो बहुत जानकारी है। इसने तुरंत चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि ये काम एक नया डिलिमिटेशन नहीं करेगा, ये इस काम को इलेक्शन कमीशन ही कर देगा। यहाँ तो सरकार ने नया डिलिमिटेशन कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये तो पार्लियामेंट के कानून के सीधा खिलाफ जा रही है बात, ऐसा काम आप नहीं कर सकते ना। तो अभी सरकार ने क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि नहीं, हम उस कानून को चेंज कर देंगे। अभी पार्लियामेंट का सेशन होगा, मॉनसून सत्र होगा संसद का, तब उस कानून को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस पे लेके थोड़ा बहुत विवाद है, और डिलिमिटेशन एक ऐसा इशू है, इस पे जरूर से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लक्ष्मीकांत से बुक से पढ़ के रखिए। और जो इशू मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, समझिए 75% चांस है कि जितनी बात हमने की है उसके दायरे के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। कौन से 4 राज्य थे जहां बाद में हुआ, कब चालू हुआ, 2002 में, ठीक है। किस साल तक की जनगणना के जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होता है, 1976 की जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा।
चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। मैरिज एज एंड वीमेंस हेल्थ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि वीमेंस की जो मैरिज एज है, मैरिजेबल एज है, अभी लड़कियों की 18 है, लड़कों की 21 है, तो उसको चेंज किया जाएगा। उसके लिए रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो उसको लेके ये न्यूज़ है, देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक कमेटी बनाई गई है कि हमारी बेटियां जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन से और ज़्यादा सफ़र ना करें और सही एज में उनकी शादी हो, ये उन्होंने बोला है। तो इसके बाद एक डिसीजन लिया जा रहा है अबाउट द एज ऑफ मैरिज ऑफ डॉटर्स, यानी महिलाओं की शादी किस एज से, मिनिमम कितने एज में होनी चाहिए, इसको लेके वो किया जा रहा है बात। फिलहाल 18 है उनकी और उसको 21 तक बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। डेटा बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ वीमेन इन इंडिया मैरी आफ्टर द एज ऑफ 21। मैक्सिमम औरतें वैसे भी 21 के बाद ही शादी करती हैं, ठीक है। मीन एज ऑफ वीमेन एट मैरिज इज 22.1 ईयर्स, ठीक है। 22.1 साल है मीन ईयर ऑफ मैरिज। मीन मीडियन मोड क्या होता है, जनरली एवरेज ही एक तरह से होता है। जिनकी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड नहीं है उनको बता दूं कि एक बेटर एवरेज निकालने का एक बेहतर तरीका होता है। जिन्हें इंटरेस्ट है या याद नहीं है, स्कूल में तो सब नहीं पढ़ा है, मीन मीडियन और मोड अभी गूगल करके फटाक से आप पढ़ लीजिए, फिर वीडियो पे वापस आइएगा, ठीक है। कि इसका ये मतलब नहीं है इस डेटा का कि चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि 20 से 24 साल की लगभग 25% महिलाएं जो हैं उनकी शादी अडल्ट होने के पहले हो गई थी, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। फिर एज ऑफ मैरिज से ये मेल न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सब का क्या ताल्लुक है। क्या होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स फॉर एवरी 1 लाख चिल्ड्रन बॉर्न, ये 145 है। हर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं उसमें कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, 145 महिलाओं की जन्म देते वक्त मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये दिस इज डिफरेंट देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा जाके क्या डिफरेंस है रेशियो में, प्रत्येक 1 लाख बच्चे पैदा होने पे कितनी महिलाएं मरती हैं, ठीक है। फिर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है, प्रत्येक 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 30 बच्चे 1 साल के पहले ही मर जाते हैं, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है। ऐसा माना जाता है कि अगर महिला की एज कम है, उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है या उसके शरीर में मेल न्यूट्रिशन है मान लीजिए, तो जन्म देते वक्त उसकी मृत्यु की संभावना भी ज़्यादा है। और जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी भी या तो जन्म होते ही या 1 साल के अंदर ही मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। प्लस ये जो रेट है 30 आउट ऑफ एवरी 1000 एंड 145 आउट ऑफ एवरी 1 लाख चिल्ड्रन बॉर्न, ये सारी ब्रिक्स इकोनॉमी में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो इकोनॉमीज़ हैं, हमारे ही जैसे देश हैं, हमारे जैसे अर्थव्यवस्था इन देशों की, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा है। यानी हमारी हालत इनमें सबसे ख़राब है। इस हालत को ठीक करना है, इसके लिए एकदम मिशन मोड में इस चीज़ को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो हाफ द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 ईयर जो है उसमें इंडिया में एनीमिक है, उनके शरीर में खून की कमी है, रक्त अल्पता से वो सफ़र कर रही हैं, ठीक है। उनके खान पान पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे समाज में जो गर्ल चाइल्ड है, महिलाओं के खान पान पे कम ध्यान दिया जाता है और ऐसा सामाजिक माहौल भी है कि महिलाएं स्वयं अपने खान पान पे कम ध्यान देती हैं। आप भी अपने घर में देखेंगे कि मम्मी पहले देखती हैं कि बाकी फैमिली के लोग कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अपना वो कुछ भी खा लेती हैं, ठीक है। जो किसी ने छोड़ दिया, कुछ बच गया, कल की सब्जी गर्म कर ली, ऐसा कुछ खा लेते हैं। इस वजह से पूरे देश में महिलाओं में एनीमिया हुआ है। अब जिसके शरीर में खून की कमी होगी उसके अगेन जन्म देते वक्त उसकी मृत्यु हो जाने की या उसके बच्चे के अस्वस्थ जन्म लेने की, 1 साल से पहले कम उम्र में उसकी डेथ हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग वुमेन हैज़ कंसिस्टेंटली बीन हाई ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। आज की बात नहीं है, ये हमारे समाज का सिस्टमिक प्रॉब्लम है। क्या ना, मैंडेटेड एज ऑफ मैरिज ब्रिंग अबाउट अ चेंज एट पॉपुलेशन लेवल। अब देखिए हम लोग फैक्ट से ओपिनियन के स्तर पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको जो कहते हैं ना कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा आपको ये इंडियन एक्सप्रेस की ये एक इस तरह की रिपोर्ट है, इनका ये मानना है कि भाई मेल न्यूट्रिशन वाली जो बात है ना, ये शादी की एज कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है पढ़े, हो सकता है ना पढ़े। जनरली सच दो एक्सट्रीम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है सिविल सर्विस के आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको आंसर लिखना है दोनों साइड से बराबर बोल के, थोड़ा प्रो थोड़ा कॉन, फाइनली मिडल ऑफ द वे आप फाइनल कंक्लूजन आपको देना है। इस हिसाब से आप इस न्यूज़ को देखिए। इनका क्या मानना है कि इफ़ द मेन कॉज ऑफ अर्ली मैरिज आर नॉट एड्रेस्ड, अ लॉ विल नॉट बी एनफ टू डिले मैरिज अमॉन्ग गर्ल्स, ठीक है। उनका कहना है कि मेन कॉज क्या है, जल्दी शादियाँ क्यों होती हैं, पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। देखिए पॉवर्टी है, गरीबी है, तो बच्ची की शादी जल्दी कर दी जाए तो घर में एक एक मेंबर कम हो जाए, ठीक है, इसलिए जल्दी शादी कर दी जाती है। फिर क्या है, एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि पढ़ लिख रही है या कहीं नौकरी करने वाली है, तो क्या आप घर पे बिठाए रखना, शादी कर दो। सिक्योरिटी कंसर्न, लड़की जवान हो गई है, ठीक है, कोई इसके साथ हादसा ना हो जाए, ठीक है, या खुद ही ना भाग जाए या कोई बॉयफ्रेंड बन जाए या कुछ हो जाए, इस तरह की घटनाएं जो है बोलने में अच्छा ही लगता है पर हमारे देश में इस तरह के कंसर्न रहते ही हैं।
है ना, तो इसलिए वो जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की। तो एक रिसर्चर है पूर्णिमा मेनन, ठीक है, इनका कहना है कि ये कॉज, जो अंडरलाइन कॉज है, इसको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो कानूनन एज बढ़ाने से सिर्फ क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा है कि हम सिर्फ कानून बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से न्यूज़ देखते पढ़ते हुए देखते हुए आप थोड़ा सा ओपिनियन पकड़ना भी सीखिए कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कही जा रही है, ठीक है। हम लोग भोलेपन में क्या है, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसमें फैक्ट और ओपिनियन अलग करना भूल जाते हैं, उसी के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहीं भी नहीं कहा है कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एज चेंज करूंगा शादी की, ठीक है। ये कह रहे हैं कि और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, और चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, पॉवर्टी, अब गरीबी हमारे देश में कब जाके ठीक होगी, धीरे धीरे तो ठीक हो रही है। वेरी एक्सट्रीम पॉवर्टी से तो भारत बाहर निकल चुका है, तो थोड़ा समय और लगेगा भाई इस चीज़ को करने में। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि जब तक गरीबी दूर नहीं होती तब तक बच्चियों की शादी जल्दी करने दो, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न, अब सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा को लेके देश भर में बहुत हल्ला हंगामा होता है, अलग अलग कानून भी बने हैं हर जगह, लोग कंसर्न है, धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक ये इंप्रूव नहीं होगा तब तक शादी की एज चेंज मत करो, नहीं, ऐसा आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते, हर चीज़ को पैरेलली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओपिनियन बता दिया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर डेटा से क्या बता रहा है कि जो देश का सबसे गरीब 20% का जो वर्ग है, अगर उसको निकाला जाए तो उसमें शादियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं कंपेयर टू द वेल्दिएस्ट 20%। मैं तो कहूँगा ये कंपैरिजन करना ही गलत है। जो सबसे अमीर 20% लोग हैं इस देश के और जो सबसे गरीब 20% लोग हैं इस देश के, उनके बीच में आप तुलना करेंगे तो हर बात 180 डिग्री ऑपोजिट निकलेगी। वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी फिल्में देखते हैं, ठीक है, किस एज तक जीते हैं, कौन कौन सी उन्हें बीमारियां होती हैं। गरीब 20% को टीबी ज़्यादा होता होगा और वेल्दिएस्ट 20% को डायबिटीज़ ज़्यादा होता होगा, ठीक है। इस तरह से आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कंपैरिजन से ये बात दिखा रहे हैं कि जल्दी शादी, जो ये बात पूर्णिमा मेनन ने कही कि गरीबी की वजह से जल्दी शादी कर दी जाती है, डेटा से ये बात निकल के आ रही है कि हाँ, जो गरीब लोग हैं उनमें शादियाँ जल्दी तो हो रही हैं, ठीक है। एवरेज एज एट मैरिज ऑफ वीमेन विद नो स्कूलिंग व 17.6, जिनकी स्कूलिंग ही नहीं हुई है कभी, उनकी, ऐसे भी कोई लोग हैं देखिए, तो उनकी 17 साल में शादी हो जा रही है। और जो 12 साल तक पढ़ चुके हैं, क्लास 12 तक, उनकी काफ़ी बाद में शादी हो रही है, ठीक है। 15 से 18 के बीच की 40% लड़कियां स्कूल अटेंड नहीं करती हैं, ठीक है। 15 यानी 10वीं तक पढ़ ली, उसके बाद क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, ऐसा 40% अभी भी लगभग आधी महिलाओं की यही स्थिति है, ठीक है। ये तो ठीक बात नहीं है। फिर 65% ऑफ दीज गर्ल्स आर इंगेज इन नॉन रिम्यूनरेटिव वर्क, ऐसा काम जिसका पैसा नहीं मिलना है, यानी घर पे काम पे लगाया हुआ है या दुकान में काम पे लगाया हुआ है, ठीक है, अपने घर में काम कर रहे हैं, कोई पैसा तो मिलना नहीं है। तो ऐसा नहीं कि देखिए काम नहीं करती हैं, काम नहीं करती है शादी कर दो, बेचारी घर में काम करती हैं, उसका तो महिलाओं को पैसा मिलता नहीं है, वो कहीं काउंट होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, ये पूरी महिलाओं की स्थिति पे एक पूरा कटाक्ष जैसा ये आर्टिकल बन गया है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ ऑफिशियल एज ऑफ मैरिज को ट्वीक करके नहीं होगा, थोड़ा और भी देखना पड़ेगा। ये पूरा डेटा है, आप किसी को इंटरेस्ट है डेटा एनालिसिस में तो इसमें आके देख सकता है। जो जो बातें हमने आर्टिकल में देखी हैं ये इन्हीं डेटा से निकाली हुई बात है, ठीक है। पहला चार्ट है मीन एज एट मैरिज इन 2017, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी मीन एज 22, ठीक है। तो जो मीन मीडियन मोड के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ निकली 20, अच्छा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 23.4, 23.7, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, सबसे लेट लड़कियां शादी कर रही हैं, वो भी खैर 24 तक नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना। फिर 25.1, नहीं सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लेट। जम्मू एंड कश्मीर का डेटा हम मान के चल सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है, हमें इस बात का आइडिया नहीं है। ये बिल्कुल ये बात बैठती नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लड़कियों की शादी देर से हो, ठीक है। फिर वीमेन मैरिड बिफोर एज 18 जो है वो आप देखेंगे तो ये संख्या काफ़ी कम हो गई है, 92-93 में काफ़ी ज़्यादा थी, फिर अभी 2015-16 में काफ़ी कम हो गई है, पिछले 10 सालों में आधी होके रह गई है, ठीक है। यानी जो लड़कियां 18 से कम की हैं उनकी शादी पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है इसमें, है ना। फिर एनीमिक वुमेन एज जो है उनका आप तो देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये संख्या कांस्टेंट बनी हुई, बल्कि बढ़ गई है, 98-99 में जितनी थी अभी उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। फिर इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो आप देख सकते हैं ब्राज़ील में, चाइना में, सब जगह से हिसाब से इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 29.9 जो है वो रशिया में 6.1 है, ठीक है। अब क्या इसका कारण है पता नहीं। वेल्थ एंड मैरिज एज जो है अब देखेंगे कि लोएस्ट क्विंटाइल यानी लोएस्ट 25%, ठीक है, उसका 17.6 मीन में एज है। देखिए आर्टिकल में अच्छा लोएस्ट क्विंटाइल यानी इसको 20% लिया गया है, मैं क्विंटाइल को 25% सोचता था आज तक। तो 17.6 है उसकी एज, और हाईएस्ट क्विंटाइल जो अमीर लोग हैं 22.3 उनकी मीन एज एट मैरिज है, ठीक है जी। एजुकेशन एंड मैरिज से तो हमने समझ लिया कि जिनकी कोई स्कूलिंग ही नहीं हुई है 17.4 ईयर्स में शादी करती हैं, जिन्होंने कम से कम स्कूल पूरा पढ़ लिया है,
उनकी देखिए 23 साल में शादी हो रही है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है एजुकेशन जिनकी होती है वो शादी लेट से करते हैं। तो ये सारा डेटा है, आपको एग्ज़ाम के लिहाज से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी हैं, वो आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिहाज से। ठीक है, फिर ये देखिए हमारे इस हाई पावर एमसीक्यू का आंसर मिल गया यहाँ पे। ये टाइगर डांस है, पुलिकल्ली करके। ठीक है, इंसान टाइगर जैसा अपने आप को पेंट करके डांस करता है। ये ओणम सेलिब्रेशन जो थ्रिसूर जिले में होते हैं केरला के, वहाँ के लास्ट दिन में ये चीज़ किया जाता है। ठीक है, अब लेकिन कोरोना हो गया है, तो अब तो ये इस तरह के फंक्शन रोड पे नहीं होंगे। तो क्या किया गया है कि इन लोग ऑनलाइन परफॉर्म करेंगे और उसको फेसबुक पे स्ट्रीम किया जाएगा, ये बता दिया गया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट है शक्तन तंपुरन। ये पुराने समय के राजा थे केरला के कहीं के, तो उन्होंने पुलिकल्ली चालू कराया था 200 साल पहले, एज अ स्ट्रीट आर्ट फॉर्म कि ओणम के लास्ट दिन में अब रोड में इसको ऐसे परफॉर्म करो, लोग आके देखें, इस टाइप से। ठीक है, पहले इसको ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, बाद में इसको बहुत ज़्यादा माना जाने लगा। टू द पॉइंट कि अब त्रिशूर में ओणम की एक तरह से पहचान बन गया है ये डांस। ये पेट में ऐसे शेर का मुंह बना के डांस करते हैं, और ये अलग तरह की कला है। अलग अलग टाइप से जैसे वो गाते हैं या कोई अपनी बात कहते हैं, तो लगता है कि शेर भी अपना एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। इसका यूट्यूब पे आप जाके वीडियो वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए, ह्यूमन टाइगर्स पुलिकल्ली, त्रिशूर जिले में केरला के होता है ओणम के मौके पे। ठीक है, तो गाइस अब हम आ चुके हैं अंत तक हमारी वीडियो के। देखिए जो आंसर्स थे, पुलिकल्ली फोक टाइगर डांस है केरला का। इंडिया की पहली मरीन एम्बुलेंस जो केरला ने लॉन्च किया वो है प्रतीक्षा। दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब रशिया ने टेस्ट किया था। फिर लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी इंडिया में, वो 2002 से 2008 तक चली थी। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जो जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको नोट करके रखिए, तो यूपीएससी में आने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल मेरी अगली वीडियो में।